हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों का 29 मार्च को साइंस का पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। और जितनी भी बाजार में डैश वर्क वगैरह मिल रही हैं या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा है, वो सब बकवास है। बोर्ड का एक पैटर्न है, उसमें निश्चित टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही 12th क्लास में भी हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं कल तक 2-4 वीडियो और बना दूंगा। आप इन लोगों प्रश्न को देख लें, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कई प्रश्न तो इनमें से ही आएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग चैनल के लिंक में एक इंस्टाग्राम आई उसके टेलीग्राम की लिंक होगी, उसे ज्वाइन करें तो उसमें इस पूरे पेपर को सॉल्व करके उसमें डाल देंगे, तो वहाँ से भी PDF फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर लिखिए। तो जो अगर किसी ऑक्सीकरण में क्या होता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो किसी तत्व में या किसी अभिक्रिया में अपकारक में ऑक्सीजन का या तो योग हो जाए या उसमें से हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई जाती है। जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी तत्व में या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक समीकरण है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। PbNO3 का उल्टा है बराबर PbO + 4NO2 + O2, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं, देखो नाइट्रोजन 1, और ये देखो 2 से गुणा कर देंगे, 2 नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन 1 है तो इधर 2 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इधर नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे तो ऑक्सीजन इधर इधर तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6, और इधर 2 दूनी 4, 5 6 7 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, Pb2 हो जाएगा तो यहाँ 2 लगा देंगे। देखो 2PbNO3 का उल्टा बराबर 2PbO + 4NO2 + O2। तो हर एक तत्व का अगर हम देखेंगे तो संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं बीच बीच में से, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं बता दूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे, 63 तत्व। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन वाले एक पादप का नाम लिखिए। देखो बच्चों, आप सोचो कौन सा नाम होगा। आप भी साथ साथ पेपर को सॉल्व करें कि आपको इसका आंसर पता है क्या। अगर पता हो तो अच्छी बात है, कॉपी पेन लेके चालू कर दें लिखना और मिलाते चले। तो इसका बच्चों, अगर आप लोगों ने आंसर दिया है ब्रायोफिल्लम, तो बिल्कुल सही है, ब्रायोफिल्लम। अगला क्वेश्चन है, OTEC का पूरा नाम लिखिए। देखो बच्चों, ये प्रश्न भी आया है बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, OTEC का पूरा नाम लिखिए। 14वें पार्ट का क्वेश्चन है जी, OTEC का पूरा नाम लिखिए। तो OTEC का पूरा नाम इंग्लिश में ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए, ठीक। तो धारावाही प्रणालिका इस तरीके से बनानी है, धारावाही प्रणालिका, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और एक सिरा उत्तरी ध्रुव और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव। इसके भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल समांतर और समान अंतराल की बनानी है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाहर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से इस तरीके से दक्षिण ध्रुव की ओर बनानी है, इस तरीके से। वो ऐसे ही छड़ चुंबक में बनानी है, बिल्कुल दोनों के चित्र एक सा होता है इस तरीके से। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है।
क्योंकि बच्चों जब हीटर में कोई कॉइल लगाएंगे ये वाली, तो हम चाहते हैं कि ये कॉइल ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे, ज़्यादा हीट इसमें से निकले। और जूल के अनुसार ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। धातुओं का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए अगर धातु की कुंडली बनाएंगे तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, जबकि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध अधिक होता है, तो जूल के तापन नियम के अनुसार ऊष्मा भी अत्यधिक उत्पन्न होगी, जिससे भोजन को हम पका सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रतिरोध उच्च होने के कारण ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, जबकि धातुओं प्रतिरोध कम होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र संयोजित है। यदि बल्ब से 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों क्या करना, जो दे रखा है वो लिखे। वोल्टेज दे रखी है 220, उसमें धारा बह रही है I बराबर 0.2 एम्पियर, तो हमें शक्ति निकालनी है P। तो इसका सूत्र P बराबर VI। याद सूत्र बच्चों याद कर लो, ये वाला बहुत काम का है। 0.2, तो इसका आंसर आएगा 44 वाट। ठीक है, मात्रक जरूर लगाना है बच्चों। मात्रक, कई बच्चे क्या कहते हैं मात्रक नहीं लगाते हैं, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती क्यों नहीं है। तो बच्चों देखो, अगर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है बोर्ड में, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये किताब में भी नहीं है, ये क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है। एक 12 ओम प्रतिरोध के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य के दोनों सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों दूसरे पेज पे जाते हैं अपन। तो देखो हमारे पास एक कोई तार है और इसका प्रतिरोध है 12 ओम। अब वो बोल रहा है कि तार के एक समान 3 टुकड़े कर दें, और हम जानते हैं प्रतिरोध लंबाई क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, लंबाई के 3 टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक तार का टुकड़ा भी R/3 हो जाएगा। मतलब इस तार का प्रतिरोध 4 ओम, इसका 4 ओम और इसका 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्हें जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो वापस से 12 ओम हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। अगर उसके 2 टुकड़े कर देंगे तो प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध आधा आधा हो जाएगा। 3 टुकड़े करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इन्हें त्रिभुजाकार रूप में जोड़ना है। देखो ये पहला तार है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है, ये दूसरा तार है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है, और ये तीसरा तार है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, इन दोनों को लेके इस तरीके से जोड़ देंगे, और 2 सिरे ले लो, कोई से भी 2 सिरे, हमने A और B ले लिए और यहाँ C ले लिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चेक करना है कि कैसे कैसे क्रम में जुड़े हैं। कई बच्चों पर चेक करना नहीं आता है कि ये प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं। तो ऐसा करो, एक पॉइंट से I करंट प्रवाहित करो। I करंट A पॉइंट पे जाएगी, यहाँ से इसकी 2 शाखाएं हैं, ये बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी I1 और नीचे चली जाएगी I2। देखो ऊपर वाली घूम के यहाँ पर I1 हो जाएगी, देखो इस तरीके से, और ये I2 इधर से जाएगी और आगे मिलके दोनों वापस आ जाएगी। देखो ऊपर के ये दोनों 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं, ये वाले, ये दोनों कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इन दोनों में धारा का मान समान है, ऐसे चेक कर सकते हैं। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका कुल प्रतिरोध आएगा R' बराबर R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R' बराबर 4 + 4 बराबर 8 ओम। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, दोबारा से रीडायग्राम स्ट्रक्चर करना है इसका। दोबारा से ऊपर नीचे वाला, देखो नीचे वाला वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। A और B के मध्य प्रतिरोध 4 ओम रहेगा, लेकिन ऊपर वाले की जगह हम केवल एक ही प्रतिरोध बना सकते हैं, और उसका आंसर होगा R' बराबर 8 ओम। अब बताइए बच्चों, A और B के बीच में ये दोनों प्रतिरोध R' हैं, इसे अपन R3 मान लें, तो कैसे क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। तो अब इनका कुल प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम का, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, मतलब 1/R' प्लस 1/R3, 1/8 प्लस 1/4, इस तरीके से करेंगे। फिर लघुत्तम लेंगे 8, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3/8। R का मान आएगा 8/3 या 2.67 ओम के आसपास। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है
और इसे दूर कैसे किया जाता है। तो जब बच्चों, पहली बात तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष में अगर ये पूछता कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है तो लिख देते दीर्घ दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन उसे जो निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका कारण क्या है। तो बच्चों जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है या लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इन दोनों कंडीशंस में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके निवारण के लिए उस व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा और जिससे उसे साफ दिखाई देने लगेगा। अब पहले चैप्टर में तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो निम्न समीकरणों में एक्स वाई व जेड को पहचानिए। ये जो संचारण वाला टॉपिक है उसमें से आया है। संचारण में दे रखा है किताब में। अगर कॉपर को खुले में छोड़ देते हैं तो वे नम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत बनाता है। तो जो हरे रंग का पदार्थ एक्स है वो कौन है, या एक्स है कॉपर कार्बोनेट। हमें लिखना है एक्स बराबर कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। उसी में अगला टॉपिक है कि अगर चांदी को वायु में खुला छोड़ दे तो चांदी वायु मतलब सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत बनाती है। तो एस कौन है, सल्फर। और इस सब क्रिया को पूरा करना है FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। तो यहाँ ये निकलता है SO2। इस तरीके के प्रश्न राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्या होता है जब Fe की क्रिया CuSO4 से कराई जाती है। Fe प्लस CuSO4। तो ये Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा। ठीक है। और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो FeSO4 प्लस Cu ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही Zn प्लस H2SO4 धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। तो Zn इस H2 को हटा देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो Na प्लस O2 बराबर धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्सीजन बनाती है। तो Na प्लस O2 बराबर NaO2 नहीं बनेगा, Na2O बनेगा। कैसे, क्योंकि तो Na मूलक होता है प्लस, O होता है -2। तो इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा Na2O। अब इसे संतुलित कर लेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो 2 लगा देंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है। 2Na प्लस O2 बराबर 2N2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा तो इसे 2 लगाएंगे। तो सोडियम यहाँ पर अपन 4 लगा देंगे। अगर संतुलित करना है तो फिर, और यहाँ पर अपन लगा देंगे। बिल्कुल संतुलित हो चुका। ठीक है। तो संतुलित की जरूरत थी नहीं यहाँ पर। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बच्चों, कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, जो कि उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आपको मिलने, प्रैक्टिस कर लेना। अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र बना के उसके चिन्ह लगाने हैं। अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण से बिंब रखा है यहाँ पर और बिंब की दूरी है u। ये हो गया ध्रुव। बच्चों पहली बात याद रखनी है, सभी दूरियां ध्रुव से नापनी है। अगर कोई दूरी लेफ्ट साइड में नापी जा रही है ध्रुव के लेफ्ट साइड में तो उस पर नेगेटिव चिन्ह लगाना है, और अगर कोई दूरी राइट साइड में तो उस पर पॉजिटिव चिन्ह लगाना है। ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर तो नेगेटिव। तो वस्तु अवतल दर्पण से u बराबर -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, हम लगाएंगे माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो जब उसका प्रतिबिंब है, मान लीजिए बिंब की ऊंचाई होती है h1 बराबर h, तो वो बोल रहा है कि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित और वास्तविक। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 2 गुनी है, 2 गुनी है। अगर बिंब h है तो प्रतिबिंब 2h है और बड़ा है। ठीक है, 2 गुना हो गया। और वास्तविक, जितने ही बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, इसीलिए अगर ये h1 ऐसे है तो h2 होगा वो नीचे की ओर बनेगा ऐसे उल्टा। तो जो उल्टा प्रतिबिंब होगा उसके आगे माइनस लगाएंगे
ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। तो उसने पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो और फोकस दूरी ज्ञात करो। तो बच्चों एक आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन के दो सूत्र हमें यहाँ पर लगाने हैं दर्पण के लिए, m बराबर H2/H1 और m बराबर -b/u। ये दोनों सूत्र है, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो H2/H1 बराबर -b/u। H2 का मान 2h, H1 का मान h, b ज्ञात करना है, u का मान 15। तो h से h कैंसिल, माइनस से माइनस, तो b बराबर आ जाएगा -3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसका मान है -30 -15, लघुत्तम लेंगे 30 -1 -2 -3/30, तो f का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की बच्चों फोकस दूरी माइनस में ही होती है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी बच्चों, क्वेश्चन पर नंबर कट जाते हैं। अगला है 8 ओम प्रतिरोध के दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई स्मॉल l है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2l है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a/2 होने पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों एक तार है, उसका प्रतिरोध है R1 बराबर 8 ओम, उसकी लंबाई है L1 बराबर L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है A1 बराबर A है। अब उसी पदार्थ चेंज नहीं करना है, पदार्थ चेंज नहीं करने से बच्चों प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है, एक ही पदार्थ का रो सेम होता है। ठीक है, तो उसी पदार्थ का लेंगे, तो अगर इस पदार्थ का की प्रतिरोधकता रो है तो इस पदार्थ की प्रतिरोधकता रो होगी। तो उसी पदार्थ का दूसरा तार लेना है जिसकी लंबाई दुगनी और क्षेत्रफल a/2। तो इसकी लंबाई अगर l थी तो इसकी लंबाई L2 बराबर L/2 आदि लेनी है और क्षेत्रफल जो है वो पहले तार का जितना था उसका दुगना लेना है। ठीक है, तो अब नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो रो का बच्चों हम फॉर्मूला जानते हैं, रो बराबर होता है RA/L, R1 A1 L1। ठीक है, और उसी पदार्थ का जब दूसरा तार लेंगे तो उसका रो कभी चेंज नहीं होगा। तो दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है, क्षेत्रफल A2 है और लंबाई L2 है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो R1 A1/L1 बराबर R2 A2/L2। ठीक है, अब R1 का मान है 8, इसका मान है AL बराबर R2, इसका मान है A/2 इंटू 2L, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो R2 बराबर 32 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन ये हल होगा 12 पाठ का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करने हैं। अब कई बच्चे करते हैं, जैसे कि किसी ने कहा प्रबल अम्ल देखिए, तो प्रबल अम्ल H2SO4 तो ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से बच्चों नहीं मिलाना है। कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन होता है, H2SO4। तो प्रबल अम्ल कहाँ है, H2SO4 ये रहा F, तो यहाँ आंसर लिख देंगे अपन F, और चाहे तो लिख सकते हैं H2SO4, ऐसे आंसर देना है। ठीक है, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, तो इसका आंसर है E। ठीक है, प्रति अम्ल एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया H, प्रबल क्षार NaOH, दुर्बल क्षार NH4OH, उदासीन लवण और अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। देखो उदासीन लवण कौन है, तो उदासीन लवण है यहाँ पर नीचे और भी दे रखेंगे NaCl उदासीन लवण। देखो बच्चों, उदासीन लवण वो होता है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, वो लवण होता है उदासीन लवण। अब कैसे चेक करेंगे, तो NaCl, इसमें पहला भाग तो क्षार से प्राप्त होता है, क्षार से, लवण का पहला भाग हमेशा क्षार का होगा और पीछे वाला भाग अम्ल का होगा। तो क्षार का है तो इसमें लगा देंगे OH और इसमें लगा देंगे H, तो ये बन जाएगा NaOH और ये बन जाएगा HCl। तो जो NaCl है वो NaOH
क्षार और HCl अम्ल से मिलकर बना है, इसीलिए दोनों प्रबल है, इसीलिए उदासीन लवण है। तो इसका आंसर आएगा जे। अब अम्लीय लवण क्या होता है? अम्लीय लवण वो लवण है जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होती है, जैसे कि NH4Cl। NH4Cl देखो, NH4Cl में इसमें लगा दो OH पीछे और इसमें लगा दो H, तो ये बन गया NH4OH दुर्बल क्षार और HCl प्रबल अम्ल, इसलिए अम्लीय लवण है। दूसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण मतलब जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बनाया। देखो इसमें OH लगा दो, इसमें H लगा दो, तो NaOH इसमें क्षार है और H2CO3 इसमें अम्ल है, तो ये हो गया क्षारीय लवण। प्राकृतिक सूचक हल्दी, प्राकृतिक सूचक हल्दी और संश्लेषित सूचक है बच्चों मैथिल ऑरेंज। तो बच्चों इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफी मदद देगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के ध्रुव पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाइए। तो बच्चों जैसे अभी ऊपर परनाल का ही बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी की वैसी बनानी है। तो क्षण चुंबक में क्या करना है, एक N और एक S, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से ऐसे दक्षिण ध्रुव की ओर बनानी है, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। 4 विशेषता लिखिए, यही लिख देंगे। नंबर 1, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा इसके बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है और अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दूसरा, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं, सॉरी। तीसरा, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। समांतर और समान अंतराल वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और दो चुंबकीय क्षेत्र का आपस में दूसरे को काटती नहीं है। अगला, किसी धारावाही चालक तार से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो बच्चों जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप कमेंट कीजिए, आपके लिए 2-4 वीडियो और कल तक बना दी जाएंगी, ठीक है बच्चों।